ए वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? भारतीय साक्ष्य अधिनियम मैंने, आप मानेंगे नहीं, मैंने दसों बार पढ़ाया है सब्जेक्ट को, बट एवरी टाइम आई फाउंड दिस सब्जेक्ट वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एवरी टाइम। एवर सिंस आई स्टार्टेड टीचिंग, मुझे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, मुझे सारे सब्जेक्ट से बहुत अच्छा लगा हुआ है। पर साक्ष्य अधिनियम हो गया, इंडियन पिनल कोड हो गया, सीपीसी, सीआरपीसी, लिमिटेशन, टीपीए, एसआरए, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, ये मेरे बहुत ही ज्यादा क्लोज है। मुझे लगता है कि अगर किसी को जज बनना है सिंसियर होके, तो ये 7-8 सब्जेक्ट है जिन पे उसका डेफिनेट कमांड होना चाहिए। क्योंकि इंटरव्यू में आपसे माइनर पूछे ना पूछे, मेजर तो पूछेंगे ही पूछेंगे। मेंस में भी आप जाएंगे तो मेंस में भी ये जो सब्जेक्ट्स हैं, 8-9 सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट पे कमांड आपका मस्ट होना चाहिए। जितना मैंडेटरी आप कमांड रखेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आप प्रोड्यूस कर पाएंगे एंड ऑफ द डे। दो एक्सप्लेनेशंस हमारे बाकी रह गए थे इन द सेक्शन 12। सेक्शन 12 में हमारे 2 एक्सप्लेनेशंस बाकी थे। आप लोगों ने इलस्ट्रेशंस पढ़े घर जाके? हैव यू गॉन थ्रू ऑल द इलस्ट्रेशंस? किसी में कोई दिक्कत है? एच समझ में नहीं आया आपको? ठीक है, ठीक है, आई एम गोइंग विद एच। ठीक है, देखिए एच क्या बोलता है। A is the accused of dishonest misappropriation property which he had found and the question, मैं illustration H की बात कर रहा हूँ, सेक्शन 12 का illustration H. A is accused of the dishonest misappropriation property which he had found. The question is whether he is appropriated it, that he believed in good faith that the real owner could not be found. ठीक है, सवाल ये है इसके अंदर। देखिए पहले सबसे समझिए डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है, मतलब बेईमानी से दुर्विनियोग करने का मतलब क्या होता है, पहले तो इसको समझिए। देयर इज अ सेक्शन इन द ओल्ड आईपीसी, सेक्शन 404, 403, 404, उसमें ये चीज दी हुई है, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है। देखिए इसका मतलब ये होता है कि किसी भी कोई भी पर्सन जो अपने पर्पस के लिए कोई भी प्रॉपर्टी को मिस अप्रोप्रिएट करता है। मिस अप्रोप्रिएट का मतलब क्या? मतलब वो प्रॉपर्टी को कन्वर्ट करता है फॉर हिज ओन यूज, खुद के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे मान लीजिए एक आदमी को बाइक खड़ी मिली चौराहे पे, ठीक है, वो देख रहा है कि यार ये बाइक 3 दिन से यहीं खड़ी है। इंस्टेड ऑफ वो क्या करता है, उस बाइक को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के बजाय उस बाइक को अपने गांव से गाड़ी मंगवाता है, पिकअप, उस गाड़ी को लोड करवाता है और गांव ले जाती है गाड़ी। वहां पे गाड़ी को पूरी काट के उस गाड़ी का इंजन है उससे पानी की मोटर तैयार कर ली जाती है। मतलब उसने उस प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट किया फॉर हिज ओन यूज। ठीक है, मतलब उसने खुद के इस्तेमाल के लिए संपत्ति को यूज किया। जैसे मान लीजिए आपको रोड पे एक पर्स मिला, ठीक है, उस पर्स में आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, सब कुछ था। वैसे आपने देखा होगा कि अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो अपने फोन के कवर के अंदर अपना नाम वगैरह सब लिख के रखते हैं। देखना बहुत हैबिट होती है, जो अपने अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग होंगे उनका फोन ऐसा रहता है, फ्लिप वाला कवर, उसके वहाँ पे वो फोन नंबर वगैरह सब लिख के रखते हैं ताकि अगर फोन कभी गुम जाए तो सही आदमी तक वो फोन पहुंच जाए। तो सवाल ये था कि इस आदमी को क्या मिला है सर, आप इलस्ट्रेशन पढ़िए वापस से। सवाल ये था कि इस आदमी को क्या मिला है सर, इस आदमी को कोई चीज, कोई प्रॉपर्टी मिली है which he had found. The question is whether he appropriated it. He believed in good faith that the real owner could not be found. सवाल ये है कि क्या जो प्रॉपर्टी उसने अपने फेवर के लिए यूज करी है, क्या उसने ये प्रॉपर्टी गुड फेथ में यूज करी है, ये सोचते हुए यूज करी है कि उसके रियल ओनर का पता नहीं चल पाया था। सवाल ये है, ठीक है ना। होल द केस इज, तो फैक्टिंग इशू क्या है यहाँ पे? फैक्टिंग इशू ये है, जो हमें अगर फैक्टिंग इशू की बात करूं तो फैक्टिंग इशू ये है कि क्या उसने डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी किया है, क्या उसने गुड फेथ में प्रॉपर्टी को उसके लिए यूज किया, क्या उसने कोई एफर्ट किया था उसके रियल ओनर को फाइंड करने का, वही रियल ओनर को ढूंढने का कोई उसने एफर्ट भी किया है। समझ में ही बात? आगे पढ़िए। द फैक्ट दैट द पब्लिक नोटिस ऑफ द लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी हैड बीन गिवन इन द प्लेस वेयर ए वाज is relevant as showing A did not in good faith believe that the real owner of the property could not be found. सवाल अब यहाँ पे क्या होता है, एक दूसरा फैक्ट आ रहा है यहाँ पे। दूसरा फैक्ट क्या बोल रहा है कि सर, दूसरा फैक्ट ये बोल रहा है कि सर जहां पे वो चीज प्रॉपर्टी गुमी थी वहां पे एक पब्लिक नोटिस दिया गया था। पब्लिक नोटिस का मतलब कुछ भी हो सकता है सर। एक बोर्ड लगा दिया, एक होर्डिंग लगा दिया आपने चौराहे के ऊपर कि जैसे लिखा होता है ना कि ये कुत्ता है गुम गया है, 1000 रुपए मिलेंगे, 10,000 रुपए मिलेंगे, तो उसे भी इसने
होर्डिंग लगा दी कि ये चीज गुम गई है, जिसको भी मिले, जहां पे वो प्रॉपर्टी गुमी थी, जहां पे ए रहता है, उसने वहां पे वो पब्लिक नोटिस में वो चीज दे दी थी। एक पार्टी है जिसकी प्रॉपर्टी वो क्या बोल रहा है कि सर मैंने वहां पे होर्डिंग लगवाई थी। जैसे एक मान लीजिए ये एक प्रॉपर्टी है, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं सेक्शन 12 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का इलस्ट्रेशन एच डिस्कस कर रहा हूँ। इन द लास्ट क्लास आई हैव डिस्कस ऑल द इलस्ट्रेशंस, मैं अभी एच इलस्ट्रेशन डिस्कस कर रहा हूँ। देखने की कोशिश कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जहां पे मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टी की, जहां कहीं पे मैं बात करता हूँ किसी प्रॉपर्टी की, समझ लीजिए जहां मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टी की, तो सर ये एक प्रॉपर्टी है, इलस्ट्रेशन एच की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन ये है कि इसको अगर एक प्रॉपर्टी मिली है ए को ये प्रॉपर्टी रोड पे मिली, सवाल ये है क्या ए ने इस प्रॉपर्टी को गुड फेथ में अपने लिए यूज किया? क्या उसने लोगों से पूछा था कि ये प्रॉपर्टी मेरे को मिली है भाई, सब किसी की है क्या? ये प्रॉपर्टी को मैं एक नाम दे देता हूं, जैसे मान लीजिए इसको एक प्रॉपर्टी मिली है, और प्रॉपर्टी तो मूवेबल इमूवेबल कुछ भी हो सकती है, मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी मानता हूं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए इसको एक डॉग मिला है, ठीक है, इसको एक डॉग मिला है, कुछ दिया नहीं है, मैं समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूं डॉग का, ठीक है। आगे पढ़िए, द फैक्ट दैट द पब्लिक नोटिस वाज द लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी हैड बीन गिवन इन द प्लेस वेयर ए वाज इज रिलेवेंट। तो भैया जहां पर ए रहता है वहां पर पब्लिक नोटिस दिया हुआ था कि ये प्रॉपर्टी जो है सर ये मिसप्लेस हो चुकी है, ठीक है। आगे पढ़िए, इज रिलेवेंट एज शोइंग दैट ए डिड नॉट इन गुड फेथ बिलीव दैट द रियल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी कुड नॉट बी फाउंड। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि सर ए ने कोई एफर्ट नहीं डाला, ए की तरफ से नो एफर्ट वाज मेड, नो एफर्ट वाज मेड टू फाइंड द रियल ओनर। दूसरी पार्टी एविडेंसेस दे रही है कि इसने मिस अप्रोप्रिएट किया खुद के यूज के लिए। आगे देखिए, द फैक्ट दैट ए न्यू और हैड रीजन टू बिलीव दैट द नोटिस वाज गिवन फ्रॉडुलेंटली टू सी who heard of the loss of the property and wished up set up a false claim to it is relevant। अब क्या होता है सर, ये जो सी है, अभी आप समझोगे सर ये सी कहां से आ गया, सवाल ये ना, यहीं से दिक्कत आने लगी होगी समझने में। सर इलस्ट्रेशन में ऐसा है कि ए द फैक्ट दैट ए न्यू और हैड रीजन दैट द नोटिस वाज गिवन फ्रॉडुलेंटली बाय सी, मतलब ये कह रहा है कि जो प्रॉपर्टी किसकी थी सर, सी की। सी ने ये फॉल्स क्लेम किया है कि ये प्रॉपर्टी उसकी है। सी क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी उसकी। शुरुआत में सी ने क्या बोला कि सर मैंने पब्लिक नोटिस दिया था, नो एफर्ट वाज मेड बाय द ए ने कोई एफर्ट नहीं किया। ए अपने रिप्लाई में बोल रहा है कि सी ने क्या किया है, फ्रॉडुलेंटली नोटिस इशू किया है, टेक्निकली उसने कोई नोटिस इशू नहीं किया है इस पूरे केस में। आगे पढ़िए, the fact that A knew or had reason to believe that the notice was given fraudulently by C who had heard of the loss of the property, जिसने क्या क्या था सर, जिसने सुना था कि एक प्रॉपर्टी गुम गई है। जैसे मान लीजिए मेरे को आज एक डॉग मिलता है और मैं गली गली में जाके पूछता हूँ, ठीक है ना, सबसे महंगी ब्रीड कौन सी डॉग की, साइबेरियन हस्की, हस्की ले लेते हैं। मान लीजिए मुझे हस्की मिला एक रोड के ऊपर, ठीक है ना, 6 महीने का हस्की था। मैंने गली गली में पूछा कि किसका है किसका है किसका है किसका है, तभी एक दुकान वाले को ये रियलाइज हुआ कि यार चलो इस चीज का फायदा उठाया जाए। वहां पे कोई आदमी खड़ा था तो सुन लिया कि चलो इसका फायदा उठाया जाए। क्या उठाया जाए, फायदा। और उसने उसने एंड ऑफ द डे में क्या किया, खुद ही सेटअप कर दिया कि भैया मेरा एक हस्की गुम गया है, और मेरा जो हस्की गुमा है उसको किसने लिया है, मैंने लिया है, प्रतीक ने लिया है, ठीक है। आगे देखिए, who had heard of the loss of the property and wished to set up a false claim to it is relevant। तो ए जो एविडेंसेस दे रहा है अपनी तरफ से, ए भी तो एविडेंस देगा ना अपनी तरफ से, वो सब चीजें क्या है, रिलेवेंट है। एज शोइंग द फैक्ट दैट ए न्यू ऑफ द नोटिस डिड नॉट डिस्प्रूव एज गुड फेथ, द फैक्ट दैट एज न्यू ऑफ द नोटिस डिड नॉट डिस्प्रूव गुड फेथ। और अगर ए को पता भी था कि भैया ऐसा नोटिस दिया है, ए को पता भी था कि सी के द्वारा ऐसा नोटिस दिया गया है, तो भी उस चीज को डिस्प्रूव नहीं करेगा उसके गुड फेथ को, क्योंकि ए ने क्या किया है, एक डिफेंस सेटअप किया है कि भैया इसने फ्रॉडुलेंटली तरीके से अपना वो चीज बताई है। बात समझ में आ गई? तो वो फैक्ट भी क्या है सर, रिलेवेंट है। क्योंकि अगर आप पूरे चीज में देखोगे तो यहाँ पे गुड फेथ जो है, देखिए सेक्शन 12 कोई प्रिंसिपल स्टैब्लिश नहीं करता, मैंने आपको कल भी लिखवाया था कि कोई सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं करता है सेक्शन 12, लेकिन सेक्शन 12 कोर्ट को हेल्प करता है कि क्या चीज वो रिलेवेंसी के दायरे में लेके आ सकते हैं।
जितने भी मेंटल एलिमेंट है इसके अंदर, देखिए दो तरह के एक्ट होते हैं, मेंस रिया होती है, एक होता है मेंस रिया, एक होता है एक्टस रियस, ठीक है। एक होता है आपराधिक आशय, एक होता है आपराधिक कृत्य। मैं आपराधिक आशय की बात करता हूँ, मैं मेंस रिया की बात करता हूँ। मेंस रिया मेंटल एलिमेंट होता है। सेक्शन 12 पूरा मेंटल एलिमेंट से डील करता है। आप यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट उठा लीजिए, इल विल, गुड विल, रैशनेस, नेग्लिजेंस, गुड फेथ, आप जो भी एलिमेंट उठाइए यहाँ का, इंटेंशन, नॉलेज, है ना, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडीली फीलिंग, जितनी भी आप पॉइंट्स उठाएंगे ये सारे पॉइंट्स रिलेवेंट है फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग ऑफ सेक्शन 12। सब सेक्शन 12 को साबित करना चाहते हैं। समझ में ये बात? आप इनके इलस्ट्रेशंस जो बनाए हुए हैं, इसके इलस्ट्रेशन में सिर्फ आप ये याद रखिए कि अगर गुड फेथ शो हो रहा है, पार्टी अगर गुड फेथ शो कर रही है, तो वो रिलेवेंसी के रिगार्डिंग बात कर रही है, ठीक है। ये थोड़ा इलस्ट्रेशन टेढ़ा इसलिए है क्योंकि इसमें दोनों पार्टीज अपने अपने डिफेंस बोल रही है। एक पार्टी ये कह रही है, जैसे मैं आपको दोबारा समझा देता हूं, एक को कोई भी एक प्रॉपर्टी मिली है और प्रॉपर्टी पे एक और पार्टी क्लेम कर रही है, वो है सी। सवाल ये है क्या ए ने इस प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट किया है फॉर हिज ओन यूज, ठीक है। क्या उसने खुद के इस्तेमाल के लिए इस संपत्ति का दुर्विनियोग किया है? सवाल ये है। सी ने सबसे पहले एलिगेशन ये लगाया कि सर मैंने नोटिस दिया था उस एरिया में जहां पे ए रहता है। ए ने, और ए अपने रिप्लाई में, जब इसने ये बात बोली तो ए अपने रिप्लाई में बोलता है, ठीक है, ए अपने रिप्लाई में कहता है कि देखिए सर ऐसी बात है, केस कैसे हो गया, सी वर्सेस ए, यही केस होगा इसका। यहां अपने रिप्लाई में कहता है कि भैया इसने क्या किया है, फ्रॉडुलेंटली सेटअप किया है, फ्रॉडुलेंटली सेटअप किया है, कपट पूर्वक एक डिफेंस बनाया है इसने। समझ में आई बात? क्योंकि इस आदमी ने सुन लिया था उस दिन जब मैं सबसे पूछ रहा था, ऐसा कुछ फैक्ट हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर ये बात ये बोल रहा है तो ये भी चीज रिलेवेंट है, और अगर ये कह रहा है और उसके बाद में अगर ये मना कर रहा है कि ये सेटअप को करने के बाद में ये बोल रहा है कि देखिए मेरा गुड फेथ था कि मैंने लोगों से पूछा है, तो ये बात यहाँ पे साबित होती है स्पष्ट तौर पर कि इसने मेलाफाइड काम नहीं किया है। मतलब इसने अभी भी गुड इंटेंशन, गुड फेथ के साथ काम किया, सबसे पूछा है। बात समझ में आई? आप ये नहीं कह सकते कि उसने गुड फेथ में काम नहीं किया है अगर उसने ये डिफेंस सेटअप किया है, भाई इसने जान करके आया सामने। अरे मेरे को आज R15 मिल जाती रोड पे पड़ी हुई, जैसे से पूछ के आया कि किसकी 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 किसकी, उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, चेसिस नंबर भी किसी ने मिटा रखे हैं गरम गरम उससे। वे चेसिस नंबर मिटते नहीं है, लेकिन किसी ने उसको स्क्रैच किया हुआ है। अब चेसिस नंबर भी नहीं समझ में आ रहे, ना R15 की कोई आइडेंटिटी है। मैं पुलिस के पास ले गया, पुलिस ने कहा हम क्या करेंगे, इतनी गाड़ी पहले खड़ी है। मैंने बोला ठीक है सर, नंबर ले लो, कभी कोई आ जाए राइटफुल क्लेमेंट तो मुझे फोन कर देना। 6 महीने तक कोई नहीं आया, और 6 महीने तक मैंने बड़े उसको चलाया। 6 महीने बाद एक आदमी आके बोलता है कि इसने मेरे ऊपर ही केस कर दिया डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का, ठीक है। जब मैं पुलिस स्टेशन में गया था उसकी रिपोर्ट दर्ज कराने, तो वहां पे एक कोने में एक आदमी बैठा था। वही आदमी 6 महीने बाद उठ के क्या बोलता है कि वो R15 किसकी है, मेरी है। इस टाइप का केस है ये। आप समझ में आया इलस्ट्रेशन एच? तो मैं बोलूंगा ना कि भैया इसने फ्रॉडुलेंटली सेटअप किया है पूरा मैटर। तो जब ये पॉइंट मैंने रेज किया तो उससे मेरी गुड फेथ पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, गुड फेथ को डिस्प्रूव नहीं किया है, गुड फेथ को ना साबित नहीं कर पाई अभी दूसरी पार्टी। जब गुड फेथ को डिस्प्रूव कर दिया जाएगा, जब कोर्ट के सामने ये प्रूव कर दिया जाएगा कि मैंने गुड फेथ नहीं रखी इस प्रॉपर्टी को अपनाने के लिए, तब जाके वो प्रॉपर्टी मेरे हाथ से जाएगी। अदरवाइज उसका मालिक कौन, नहीं हूं। अगर कोई भी पार्टी चाहती है, थोड़ा सा हम एविडेंस की बात करते हैं, कोई भी पार्टी अगर चाहती है, तो साक्षी देने की भी एक प्रूफ की बात करते हैं। देखिए कोई भी पार्टी चाहती है कि उसके फेवर में कोई जजमेंट आए या फैसला आए, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, उसी पार्टी के ऊपर होगा। अर्लियर इट वाज 101, अब कौन सा सेक्शन है, पहले 101 था, अभी कौन सा हो गया 107, तो 104 होगा फिर। देखिए एक बार कौन सा सेक्शन है, 104 है, ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूफ यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और 102 105 भी पढ़ लीजिए, कौन सी पार्टी फेल हो जाएगी, हु वुड फेल इफ नो, कौन सी पार्टी फेल हो जाएगी, हाँ, नो एविडेंस एट वर्क गिवन बाय आइदर साइड। तो टेक्निकल बात क्या है कि अगर बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करेंगे तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, सी के ऊपर होगा। तो सी ने क्या है अपना इनिशियली बर्डन डिस्चार्ज कर दिया,
कि मैंने नोटिस दिया था उस एरिया में जहां पे वो रहता था। तो अब इसने अपना बर्डन ऑफ प्रूफ डिस्चार्ज किया। ठीक है, सबूत का भार किसके ऊपर था? सी के ऊपर था। सी से आर्गुमेंट स्टार्ट हुए, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्लेंटिफ कौन है? सी। अगर मैं क्रिमिनल की बात करता हूँ तो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन कौन है? सी। फिर वो स्टेट वर्सेस ए हो जाएगा, उसमें फिर वो केसेस चेंज होते। देखिए रेमेडी दोनों दी गई है हमारे लॉ के अंदर, सिविल भी है और क्रिमिनल भी है। जेल भेजना है तो क्रिमिनल रेमेडी में जाओ, और अगर आपको उससे पैसे लेना है, प्रॉपर्टी वापस रिकवर करवानी है, तो आप कहाँ जाओ? सिविल में जाओ। सिविल में भी कौन सा सेक्शन में जाओ? एसआरए के 7 या 8? मूवेबल प्रॉपर्टी रिकवर करानी है, कौन से सेक्शन में जाएंगे? 8 में कौन कौन जाता है? 8 में जाता है ओनर। 7 में कोई भी जा सकता है, जो पर्सन एंटाइटल्ड है वो भी जा सकता है। उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना 7 का जाके एक बार, उसमें भी लिखा हुआ है कि कोई भी पर्सन अगर इंटरेस्टेड है किसी प्रॉपर्टी के ऊपर वो भी जा सकता है साथ में। तो इसको कहाँ जाना चाहिए? अगर ये रियल में ओनर है तो इसको ये कहाँ जाएगा? सेक्शन 8 में जाएगा। अगर ये रियल ओनर नहीं है तो कहाँ जाएगा? 7 में। चीजें ऐसे पता लगती है कि भैया कोर्ट पूछ लेगा ना जाते ही, बस जब तू ओनर है तो तेरे को 8 में फाइल करना चाहिए था सूट, तो 7 में क्यों आया? जब आप चीजों को कनेक्ट करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मैं कोई लिंक करने की बात नहीं कर रहा हूँ चीजों को, लेकिन आपका माइंड खुला होना चाहिए। जब आप मेंस में आंसर्स लिखेंगे और ऐसी कोई समस्या आपके सामने आ जाएगी, जैसे मान लीजिए इलस्ट्रेशन पूरा उठा के दे दिया इन्होंने, तो आप इसमें क्या क्या लिखोगे? ये मान लीजिए ये इलस्ट्रेशन पूरा आ गया, इसका एक मॉडल आंसर लिखवा दूं मैं? इसका एक मॉडल आंसर लिखवा दूं? पहले मैं इंग्लिश में बोल के लिखवाऊंगा, फिर हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा, ठीक है ना? मैं थोड़ा सा डिक्टेशन कराता हूँ इसके ना। चलो, इलस्ट्रेशन एच एग्जाम में आ चुका है और हमको लिखना है आंसर 200 शब्दों में। चलो एक मॉडल आंसर लिखते हैं इसका, देखते हैं। ठीक है, 200 शब्दों में इसका एक्सटेम्पोर आंसर लिखेंगे और देखते हैं इसको। लिखने स्टार्ट कीजिए। चलिए मैं आपको सारी चीजें लिखवाता हूं, कैसे कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है, इसको सीखते हैं। ठीक है, कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करना है इसे सीखते हैं। मैं 2 शब्दों में लिखाऊं, 3 शब्दों में लिखाऊं, डिपेंड करता है तुमको कितने शब्द लिखने हैं मेंस के अंदर। ये सब कुछ निर्भर करता है किस बात पे? ये सब कुछ डिपेंड करता है उस बात पे कि नंबर कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऐसा नहीं कि आप आके आंसर्स लिखना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए यूजुअली मेंस के लिए एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, जिस बार बहुत सारे बच्चों ने हमारे यहाँ पे मेंस से फॉलो करी एंड दे गेट गुड रिजल्ट्स। मेरे को बताऊं मैं आपको, मेंस नहीं क्लियर हुआ बहुत सारे बच्चों का लेकिन दे स्कोर्ड वंडरफुल मार्क्स, 51, 52, 49, 48, 49, 52। ये स्कोर है बच्चों के लो में। एक स्टूडेंट है मृदुल, उनको बुलाऊंगा मैं, वो उनसे मेरी बात हुई रिजल्ट आने के बाद। वो बेसिकली इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में थे। उनका मेरे को रिजल्ट के बाद खुद से फोन आया, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं रिजल्ट से इतना खुश नहीं था, क्योंकि जब घर में कोई फेल हो जाए तो आप फिर खुश नहीं रहते ना। लेकिन बच्चों के लगातार फोन आ रहे थे, तो उन्होंने एक बात बोली थी मुझे, उनको जल्दी इनवाइट करूंगा यहाँ पे। वो अपने स्टूडेंट नहीं है फाउंडेशन के न मेंस के, वो आईजीपी में आए थे। अपने पास जो बच्चा आया था इंटरव्यू में, उसके बहुत पर्सनल आंसर उसको तैयार करवाएं, कैसे बोलना है, कैसे डिलीवर करना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, हर एक माइन्यूट डिटेल पे बात हुई है। तो उन्होंने बोला कि सर आपकी क्लासेस का मैंने हर एक बात जो आपने मेंस की क्लासेस में बताई मैंने वो सुनी है। तो अच्छा लगता है बच्चों को सुन के, क्योंकि देखिए मेरे पास आप प्री में आए, मेंस में आए, इंटरव्यू में आए, मेरा 100% एफर्ट ये रहता है कि रिजल्ट दे हम लोग। ठीक है, इस बीइंग ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मुझे बहुत सालों का अनुभव है, लेकिन इस एग्जाम की पल्स को थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। कट ऑफ प्रिडिक्शन में गलती गड़बड़ हो गई थी मेरी, लेकिन पर ठीक है, आप हर चीज को, भगवान तो होने की हर चीज ही सही प्रिडिक्ट करो। चलिए आप सुनिए बात और समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। समझने की कोशिश कीजिएगा प्लीज। आंसर्स जब भी आप लिखना चाहते हैं, कोई सा भी आंसर लिखना चाहते हैं, आंसर तभी लिख पाएंगे, देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर आ जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर आ जाएगा तो सीधा उसमें तो सोचने का भी समय नहीं होता है। जैसे स्टोपल पूछा है आपसे, तो सीधा आपके दिमाग में तो छपी छपाई लाइन है, बैलेट का पूरी लाइन रटी हुई है आपको, आप गए और सीधा बिना सोचे आपने लिखना स्टार्ट कर दिया। पेपर उसी वजह कंप्लीट होता है जब सोचने की जरूरत ना पड़े।
और वो तब होता है जब ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पेपर जो इस बार आया है वैसा पेपर आ जाए। तो कुछ सवाल थे, 2-4 सवाल थे जो थोड़े घुमा के भी पूछ लेते, लेकिन ऑलमोस्ट पेपर जो था 90% पेपर इट वाज ऑन द स्ट्रेट लाइंस। जजमेंट ऑर्डर राइटिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जजमेंट राइटिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं लो का पोर्शन है जो 80 मार्क्स का जो लो है, मैं उसका 90% की बात कर रहा हूँ। मतलब 72 मार्क्स का पेपर वो था जो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, ठीक है। लेकिन अगर पेपर टफ आए और घुमा के कोई सवाल पूछ ले तो उस टाइम पे क्या करना है, मैं उसकी आपको थोड़ा ट्रिक बताता हूँ। फॉर 1 मार्क यू हैव टू राइट 15 वर्ड्स, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। 3 नंबर का आएगा तो लिखने आपको 40 से, पेपर में 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर के सवाल होते हैं। 3 नंबर के 10 सवाल होते हैं, 4 नंबर के 5, 6 नंबर के 5 और 10 नंबर के 2। कैलकुलेट कर लेंगे तो 100 हो जाएंगे, ठीक है। ये पेपर होता है अपना। 3 नंबर का सवाल है तो 40 से 45 शब्द, 4 नंबर का सवाल है तो 60 से 70 शब्द। इसमें से इज एम आर काके की आप हटा दीजिएगा। 6 नंबर का सवाल है तो आपको 90 से 100 शब्द लिखना है। और अगर 10 नंबर का सवाल है, मतलब जजमेंट राइटिंग ऑर्डर राइटिंग है, तो टेक्निकली यू हैव टू राइट एटलीस्ट 200 वर्ड्स, क्योंकि इसके लिए फिर जगह भी उतनी होती है ना, क्योंकि फॉर्मेट वगैरह बनाना होता है और फिर आपके पास सफिशिएंट स्पेस होता है। 200 शब्द होते हैं वो पर्याप्त होते हैं, क्योंकि अगर आप एक लाइन में 10 शब्द लिखते हो, एक लाइन में बहुत से बच्चे 10 शब्द नहीं होंगे आपके, इज एम आर काकी के हटा के 10 शब्द नहीं होंगे एक लाइन में। एक लाइन में आपके 5 से 7 वर्ड आते हैं, तो 2 पेज में आराम से 200 शब्द आप लिख सकते हो। लेकिन ये स्पीड बढ़ाने के लिए आपको आंसर्स लिखना पड़ेगा। मैं आपको आज सेक्शन 12 का इलस्ट्रेशन एच लिख के बताता हूँ कि उसमें क्या लिखना है, ठीक है। हम क्या क्या कवर करेंगे, देखिए जब भी कोई सवाल आपके सामने दिया होता है तो सबसे पहले आप ये देखिए, सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई कीजिए कि ये इलस्ट्रेशन कौन से सेक्शन का है। 2 फॉर्मेट है, दोनों फॉर्मेट से बताऊंगा। एक फॉर्मेट होता है जहां पे हम इश्यूज बनाते हैं। सबसे पहले मैं दोनों फॉर्मेट से आंसर लिखाता हूँ। आज की क्लास को थोड़ा आंसर राइटिंग पे मैं डेडिकेट करता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले हम इश्यूज बनाते हैं, दूसरा पॉइंट हम लिखते हैं लो, तीसरा लिखते हैं अप्लाई लो ऑन फैक्ट्स, एंड द फोर्थ हम लिखते हैं अपना डिसीजन। एक फॉर्मेट होता है ये, और यही जजमेंट राइटिंग का फॉर्मेट भी है। यही किसका फॉर्मेट है? मैक्सिमम मार्क्स कहां से मिलते हैं इसमें? इन 2 पॉइंट से। ये 2 पॉइंट से आपको क्या मिलेंगे सर? हमेशा मैक्सिमम मार्क्स। मतलब अगर आप चाहते हैं थ्योरी, मतलब ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को इस तरह से अप्रोच करना, दिस इज द डीजेएस पैटर्न। आपको ज्यादा नहीं बोलता, दिस इज द डीजेएस पैटर्न। जैसे इस बार का जो प्री का पेपर था वो डीजेएस पैटर्न के ऊपर था। आंसर राइटिंग की ये जो विधा है ये हम डीजेएस पैटर्न को फॉलो करते हैं। लेकिन आरजेएस में सर इतना समय नहीं होता, ना इतनी स्पेस होती कि हम इशू बनाएं, लो लिखें, अप्लाई ऑन फैक्ट, लो ऑन फैक्ट्स करें। जजमेंट राइटिंग में भी यही होता है, इशू लिखते हो आप, लो लिखते हो, अप्लाई लो ऑन फैक्ट्स करते हो। इसको हम बोलते हैं अप्रेजल ऑफ एविडेंसेस। क्या बोलते हैं इसको? होता है, इसको बोलते हैं साक्ष्यों की विवेचना करना। साक्ष्यों क्या करना? विवेचना। मतलब क्या क्या साक्ष्य हैं, कोर्ट ने क्या क्या एविडेंसेस ऑन द रिकॉर्ड लिए हैं। ये जजमेंट राइटिंग का भी फॉर्मेट होता है, टेक्निकल बात है। दूसरा जो मेथड होता है जो हम यूजुअली आरजेएस में फॉलो करते हैं, क्योंकि आरजेएस में स्पेस होता है बहुत लिमिटेड। अब इतने से स्पेस में 4 नंबर का अगर मान लीजिए इलस्ट्रेशन एच पूछ लिया उन्होंने, तो आपके पास पहली बात समय नहीं है कि आप ये सारे फॉर्मेट में एक एक चीज लिखो। आपके पास क्या नहीं है सर? समय नहीं है। दूसरी बात ये कि वहां पे ये सब चीजों को आप अगर ये से लिखने स्टार्ट कर दोगे तो पेपर छूट जाएगा, क्योंकि इसके लिए बहुत कंसंट्रेशन चाहिए। इस टाइप के अगर आप एग्जाम्स लिख रहे हैं तो ऑल्दो नंबर मुझे बताया बहुत अच्छे मिल जाएंगे इसमें, लेकिन डिपेंड करता है कि एग्जामिनर को ना पसंद आए ये टेक्निक। बहुत सब्जेक्टिव चीज है ये। क्या है सर? ये बहुत सब्जेक्टिव चीज है। क्या पता एडीजे को नहीं अच्छा लगे आपका आंसर, क्या पता एडीजे को लगे कि यार इसने बाकी बच्चों से बहुत बेहतरीन लिखा है, क्या पता एडीजे ये सोच ले कि नहीं ये आउटसाइडर, इसको नहीं लेने का है। रिस्क है। इस फॉर्मेट में हम जाएंगे।
आरजेस में आपको कौन सा फॉर्मेट फॉलो करना है? ये वाला। देखिए रोज के 7-8 घंटे की क्लासेस होती है मेरी। अगर आपको मेरे को आप देखते हैं तो सुबह से लेके इवनिंग तक 6-7-8 घंटे की डेली क्लास होती है मेरी। और कोर्स 15 महीने का नहीं है अपना, 16 से 18 महीने का कोर्स है और हर सब्जेक्ट डिटेल में। सीपीसी कितनी क्लास हो गई अपनी? 120 लेक्चर है और शायद आज 57-58 लेक्चर हो चुके हैं अब तक। एविडेंस की वी विल टेक अराउंड 80 क्लासेस। 80 क्लासेस में मैं इसको पूरा कर दूंगा। तो क्लासेस की लेंथ इसलिए बढ़ाई है ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े, क्योंकि जब आपने लो बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है तो आपको डर नहीं है फिर पेपर कैसा भी आए। बीट प्री बीट मेंस बीट इंटरव्यू 2025 में वैकेंसी नहीं आएगी, 99% चांसेस नहीं आएगी। आप कोई मान लीजिए कोई चीफ जस्टिस आते हैं, इनकी सोच ये होती है कि हर साल वैकेंसी निकालो, उसका तो आप भी कुछ नहीं कर सकते। मान लीजिए अभी अभी ऑनरेबल चीफ जस्टिस MM श्रीवास्तव सर हैं, उसके बाद कोई चीफ जस्टिस आ जाए जो ये सोच के साथ आए कि नहीं हर साल वैकेंसी आनी चाहिए ताकि एस्पिरेंट्स, वो तो सीटें नोटिफाई होगी, सीटें नोटिफाई होगी, सीट्स नोटिफाई होती है जनवरी के सेकंड वीक या थर्ड वीक में सीट्स नोटिफाई करते हैं। भाई 2025 में हमारे पास कितनी सीटें हैं सिविल जज की? जैसे अभी प्रमोशन दे दिया इन्होंने 90-95 जजेस को सीजेएम बना दिया, तो जैसे ही वो सीजेएम बने तो नीचे एक स्पेस खाली हो गया तो 222 वहां भरेंगे। समझ में आ रही बात? लेकिन 222 वहां भरने के बाद भी 95 सीटें तो खाली है, तो 95 और 60 मिल जाएंगे तो कितना बन जाएगा? 150-170 सीट्स फिर भी आ सकती है लास्ट नेक्स्ट ईयर। तो कुछ कह नहीं सकते, डिपेंड करता है चीफ जस्टिस साहब क्या सोचते हैं। बहुत से जजेस होते हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं 2 साल में एक बार कराओ, ताकि ज्यादा बड़ी वैकेंसी होगी तो फीस भी ज्यादा आती है। आप अगर सिर्फ मान लीजिए 80,000 70,000 बच्चा अगर एग्जाम दे रहा है और 1,000 रुपए भी एक से ले रहे हो तो 7-8 करोड़ रुपए तो आएंगे ना एक से। 70,000 में 70,000 में कितने जीरो है? 4 जीरो, और 1,000 में 3 जीरो ना, तो बोले 7-8 करोड़ रुपए तो आ ही गए। 7-8 करोड़ का मतलब ये होता है कि बहुत पैसा है आगे है हाईकोर्ट के पास रिक्रूटमेंट के थ्रू। और वहीं पे अगर वैकेंसी अगर कम हो 100 वैकेंसी, तो बच्चा भी सोचता है कि यार 100 के लिए क्या फॉर्म भरना है, 70 है वैसी तो क्या फॉर्म भरना है। तो फिर कैंडिडेट्स 10-20 हजार कम हो जाते हैं। 10-20 हजार कम का मतलब होता है 1-2 करोड़ रुपए। तो डिपेंड करता है हाईकोर्ट क्या सोचती है और चीफ जस्टिस साहब क्या सोचते हैं। हम लोग हमारे सोचने से कुछ नहीं होता, हम तो बोल देते हैं कि हाँ भाई वैकेंसी आ रही है। मैं बोलता आपको वैकेंसी आ रही है सर मेरे लिए तो आसान है ना ये बात कहना, लेकिन मुझे पता है कि कोविड के बाद से ट्रेंड बदल गया है हाईकोर्ट का। पहले कोविड के पहले हर साल वैकेंसी आती थी जैसे 15 में आई, 17 में आई, 19 में आई, हर साल वैकेंसी आ जाती थी। चलिए तो आरजेएस के हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। जब भी आपको इस टाइप के पैटर्न में लिखना है तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि इलस्ट्रेशन जो दिया हुआ है ये कौन से सेक्शन का है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि सर सेक्शन कौन से इलस्ट्रेशन, मतलब जो जो इलस्ट्रेशन है किस सेक्शन से उठा के दिया है। सबसे पहला नंबर तो ये, ताकि एग्जामिनर उसको सही सेक्शन पे जाएगा तो समझ में आएगा कि बच्चा जो है वो पिन पॉइंट आंसर लिख रहा है। दूसरी चीज व्हाट यू हैव टू राइट अबाउट इट। दूसरी चीज आपको लिखना है कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। जैसे आप इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करोगे, सबूत का भार किसके ऊपर था, इनिशियली बर्डन जो था वो डिस्चार्ज हो गया है। फिर आप बताओगे एसेंशियल क्या है सेक्शन 12 के। सेक्शन 12 कब इंप्लीमेंट होता है? जब भी कोई चीज डायरेक्टली फैक्ट इनिशियो रिलेवेंट फैक्ट से कनेक्टेड होती है और जो चीज गुड फेथ वगैरह शो करती है। क्योंकि देखिए आप लिखा हुआ है ना सेक्शन 12 में फैक्ट शोइंग, पहली लाइन क्या लिखी है? फैक्ट शोइंग, जब ये तथ्यों से प्रकट होता है। आंसर लिखना स्टार्ट करें। चलिए आंसर लिखिए, मॉडल आंसर 200 शब्दों का लिखाऊंगा। 200 मतलब 100-150 शब्दों का तो पूछाऊंगा मैं। 6 नंबर लाइक लिखवाऊंगा, ठीक है ना। अब 6 नंबर में कितना लिखना है, लिखना देखिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखिए द गिवन इलस्ट्रेशन, हिंदी इंग्लिश साथ में लिखवा देता हूँ, टाइम खराब होगा। द गिवन इलस्ट्रेशन, the given illustration is the part of section 12 section 12 section 12 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023,
ब्रैकेट में लिखिए हेयर आफ्टर रेफर्ड एज, हेयर आफ्टर रेफर्ड एज, हेयर आफ्टर रेफर्ड एज, हेयर आफ्टर रेफर्ड एज बीएसए 2023, बीएसए 2023। दिया गया, दिया गया दृष्टांत, दिया गया दृष्टांत, दिया गया दृष्टांत भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 12 से संबंधित है, 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 धारा 12 से संबंधित है। आगे लिखिए सेक्शन 12 टॉक्स अबाउट, सेक्शन 12 टॉक्स अबाउट wherever any fact showing existence of, wherever any fact showing existence of, wherever any fact showing existence of any state of mind, any state of mind, any state of mind such as intention, such as intention, knowledge, good faith, intention, knowledge, good faith, negligence, negligence, rashness, ill will or goodwill, goodwill towards any particular person, towards any particular person, or showing the existence of any, or showing the state, showing the existence of any, showing the existence of any state of mind, state of mind, showing the existence of any state of mind, bodily feeling, bodily feeling are relevant, are relevant, are relevant where it is connected with, where it is connected with, where it is connected with fact and issue and relevant fact, where it is connected with fact and issue and relevant fact, where it is connected with fact and issue and relevant fact, where it is connected with fact and issue and relevant fact। लिखिए धारा 12, धारा 12 के अंतर्गत, के अंतर्गत मन की कोई भी दशा, मन की कोई भी दशा, मन की कोई भी दशा जिसे आशय, जिसे आशय, ज्ञान, सद्भाव, जिसे आशय, ज्ञान, सद्भाव, उपेक्षा, उपेक्षा, उतावलापन, उतावलापन, किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति वैमनस्य, किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति वैमनस्य, किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति वैमनस्य या सदिच्छा दर्शित करने वाले, या सदिच्छा दर्शित करने वाले, या सदिच्छा दर्शित करने वाले, अथवा, अथवा शरीर की या शारीरिक संवेदना की, सदिच्छा दर्शित करने वाले अथवा शरीर की या शारीरिक संवेदना की, शारीरिक दशा की, शारीरिक संवेदना की दशा का अस्तित्व करने वाले, दशा का अस्तित्व करने वाले तथ्य सुसंगत होते हैं, अस्तित्व करने वाले तथ्य सुसंगत होते हैं, सुसंगत होते हैं, सुसंगत होते हैं जहां ऐसी दशा का अस्तित्व, जहां ऐसी दशा का अस्तित्व, जहां ऐसी दशा का अस्तित्व, जहां ऐसी दशा का अस्तित्व विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्यों से संबंधित हो, जहां ऐसी दशा का अस्तित्व विवादक तथ्यों या सुसंगत तथ्यों से संबंधित हो, विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्यों से संबंधित हो, विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्यों से संबंधित हो। संबंधित हो। संबंधित हो। आगे लिखिए, आगे लिखिए
इन दिस केस, इसलिए कि इन दिस गिवन प्रॉब्लम, इसलिए इन दिस गिवन प्रॉब्लम, पैराग्राफ सेंटर के लिखना, इन दिस गिवन प्रॉब्लम, in this given problem, the fact in issue is, the fact in issue is, the fact in issue is whether 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 a has a has a has dishonestly misappropriate the property, dishonestly misappropriate the property, dishonestly misappropriated the property, dishonestly misappropriated the property dishonestly misappropriated the property without making any effort, without making any effort, without making any effort to find the real owner of the property, without making any effort to find the real owner of the property, without making any effort to find the real owner of the property, to find the real owner of the property, property, and the said act is not under the good faith, and the said act is not under the good faith, and the said act is not under the good faith, and the said act is not under the good faith, and the said act is not under the good faith, question mark, good faith, question mark, क्वेश्चन मार्क लिखिए, दिखाइए पैराग्राफ से लिखिए, उपरोक्त दी गई समस्या में, उपरोक्त दी गई समस्या में, उपरोक्त दी गई समस्या में विवादक तथ्य यह है कि, विवादक तथ्य यह है कि, विवादक तथ्य यह है कि, विवादक तथ्य यह है कि क्या ए द्वारा, क्या ए द्वारा, क्या ए द्वारा, क्या ए द्वारा संपत्ति का, संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, क्या ए द्वारा संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, दुर्विनियोग किया गया है, किया गया है, किया गया है, किया गया है, पूर्ण विराम, किया गया है, पूर्ण विराम, आगे लिखिए, आगे लिखिए उसमें, क्या ए द्वारा, क्या ए द्वारा, क्या ए द्वारा वास्तविक स्वामी को, वास्तविक स्वामी को ढूंढने के लिए, ढूंढने के लिए कोई प्रयास किया गया था, 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 तथा ए द्वारा, तथा ए द्वारा क्या यह कार्य, तथा ए द्वारा ये कार्य सद्भावपूर्वक किया गया था, तथा एक द्वारा ये कार्य सद्भावपूर्वक किया गया था, क्वेश्चन मार्क. So if you look at this issue, we have created the multiple issues in that thing. सद्भावपूर्वक किया गया था, आप क्वेश्चन मार्क लगा के लिखिए. और देखिए कभी कभी क्या होता है ना, वी आर क्रिएटिंग द मल्टीपल इश्यूज इन द सेम इशू, ठीक है. हाँ, बिकॉज हमारे पास क्या होता है ना सर, हमारे पास समय नहीं होता. अब आप सोचिए 3 इशू अगर बनाओगे तो 3 इशू को एड्रेस कौन करेगा. सो वी हैव क्रिएटेड इन द सिंगल इशू द मल्टीपल इश्यूज. द मेन क्रक्स ऑफ द इशू इज whether the said act has been done under the good faith or not. सबसे मेन इंपोर्टेंट एलिमेंट क्या है यहाँ पे, देखो पिवोटल पॉइंट क्या है कि आपने गुड फेथ में काम किया है. इफ यू जस्ट लुक एट सेक्शन 403, मैं आप थोड़ा सा आपकी सोच को ब्रॉड करता हूँ. अभी आपने पढ़ा नहीं है वो सेक्शन, लेकिन वी विल गो टू द सेम प्रोविजन ऑल्सो, हम उस पर भी जाते हैं. आप थोड़ा सा लो की अंडरस्टैंडिंग को समझने की कोशिश कीजिए. देखिए आप आइसोलेशन में रह के आंसर्स मेंस को अच्छा नहीं लिख सकते. अगर आप बहुत आइसोलेटेड लिखते हो, आपकी सोच अगर सीमित है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जब आपको मेंस लिखना है तो खुद के विचार जनरेट करना स्टार्ट कीजिए. समझ में ही बात, क्योंकि आपको ऐसा तो है नहीं कि 20 के 20 सवाल, जितने भी सवाल उस दिन आएंगे 20 सवाल अगर आएंगे तो 20 के 20 सवाल आपको टू द स्टेट पॉइंट मिले, नहीं होगा भी ऐसा. चलिए मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ.
देखिए दिस सेक्शन we usually call this section, चलिए पढ़िए, whoever dishonestly misappropriates or converts his own use of any movable property shall be punished with imprisonment of either description for the term may extend to the 2 years of the fine or both. तो पहली बात तो क्या है, 403 इन्वोक करना है, देयर मस्ट बी सम मूवेबल प्रॉपर्टी, देयर मस्ट बी सम, पहली जो सिन क्वा नन कंडीशन है, सिन क्वा नन का मतलब जानते हैं आप लोग, द एसेंशियल कंडीशन टू इन्वोक 403 इज, अब बीएनएस में जो इंटरकनेक्ट उसका जो कोरिलेटेड प्रोविजन है वो आप देख लीजिएगा। अब आप सारे यहां पे कहीं पे भी गुड फेथ दिया हुआ है क्या? फिर आप कहोगे सर आपने इशू में गुड फेथ क्यों बनाया? नहीं, समझिए यहां पे थोड़ा सा रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन समझिए आप। रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या कहता है? रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन कहता है कि सिर्फ जो इलस्ट्रेशंस होते हैं, जैसे आप आईओएस पढ़ेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ इश्यूज जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहां पे कि देखिए सर सेक्शन जो होता है, सेक्शन अपने अंदर मेन जो बॉडी है सेक्शन की वो ज्यादा चीजों को कंटेन नहीं कर सकती। हमें यूजुअली कभी कभी क्या करना पड़ता है, हमें यूजुअली इलस्ट्रेशंस की हेल्प लेनी पड़ती है। आप इलस्ट्रेशंस में आएंगे और आपको एक बात हर जगह दिखेगी, ठीक है, आपको हर जगह एक बात दिखेगी, और दिखाऊं मैं आपको, और कहीं दिख रहा है आपको गुड फेथ? आगे देखिए मैं आपको और चीजें दिखाता हूं। सेक्शंस जो होते हैं वो सब अपने अंदर कंटेन नहीं कर सकते। सेक्शंस जो होंगे वो हर चीज को अपने अंदर कंटेन नहीं कर सकते। मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाता हूं। आप देखिए इसमें मेरे को इतने पास से दिखाई नहीं दे रहा, आप लोग देखिए कहीं पे एलिमेंट्स चेक करना और एलिमेंट्स को ढूंढना सीखिए। मैं इधर देखता हूँ, ए फाइंड्स रुपी ऑन द हाई रोड, इसमें गुड फेथ का कोई एलिमेंट है। ए फाइंड्स लेटर ऑन द रोड कंटेनिंग ए बैंक नोट फ्रॉम द लेटर whom the note belongs, the appropriate is the guilty of। आप जहां पे भी एलिमेंट्स देखेंगे, देखिए ये भी जो भी ये काम कर रहा है, इट इज नॉट इन द, जैसे इसने एक नोट मिला इसके ऊपर, उस पर सब कुछ लिखा हुआ था कि किससे वो बिलोंग करता था, लेकिन उसने गुड फेथ में काम नहीं किया। अगला देखिए, या तो एक्सप्रेसली मेंशन किया हुआ है या फिर इम्प्लाइडली आपको ये पता लग रहा है द एक्ट नॉट इन गुड फेथ। आगे देखिए, A knows the person that can direct to the person in whose favor। गुड फेथ, आप जहां पे भी जाएंगे जो भी लिस्टिंग देखेंगे वहां पे आपको दिख जाएगा कि उसने गुड फेथ में उस चीज को अपने यूज के लिए नहीं किया है, ठीक है। गुड फेथ का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो आप करते हो विद ड्यू केयर एंड अटेंशन। क्या ड्यू केयर और अटेंशन है यहाँ पे? उसकी नहीं है। मेलाफाइड इंटेंशन है प्लस नॉलेज है। चीजें कभी कभी क्या होता है सर, एक्सप्रेसली दी भी नहीं होती है, लेकिन हम चीजों से इन्फ्लुएंस ड्रॉ करते हैं कि द एक्ट इज नॉट इन गुड फेथ। और ये सबको हेल्प करने के लिए सेक्शन बनाया उन्होंने, सेक्शन 12 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, अर्लियर इट वाज सेक्शन 14 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। आप देखेंगे सेक्शन 12 कोई सिद्धांत नहीं है, इट इज नॉट ए प्रिंसिपल। ये सिर्फ एक डायरेक्टिव है कोर्ट के लिए कि भाई निर्देश देने के लिए कि हाँ, आप अगर कुछ ऐसा एलिमेंट होता है जहां पे आपको पता चलता है कि द एक्ट इज नॉट इन गुड फेथ, यू कैन डू इट। समझ में आई बात? हमारे इश्यूज बन चुके हैं, अब पैराग्राफ सेंसर के लिखना स्टार्ट कीजिए, पैराग्राफ सेंसर के लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। लिखना स्टार्ट कीजिए। In the given factual matrix, in the given factual matrix, in the given factual matrix, in the given factual matrix,
A is accused of dishonest misappropriation of property. A is accused of dishonest misappropriation of property. दी गई तथ्यों की विवेचना के अंतर्गत 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 क क बेईमानी से दुर्विनियोग करने का अभियुक्त है। 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 अभियुक्त है। अभियुक्त है। And the question is whether he used such property in good faith that real owner could not be found. Good faith that the real owner could not be found. और प्रश्न यह है कि क्या उसने सद्भावपूर्वक विश्वास किया कि वास्तविक स्वामी नहीं मिल सकता। क्या उसने सद्भावपूर्वक विश्वास किया कि वास्तविक स्वामी नहीं मिल सकता। पैराग्राफ से लिखिए here C is the another party. Here C is another party who has alleged that public notice of the loss of the property was given. Public notice of the loss of the property had been given in the place where A was residing is relevant लिखिए फिर कॉपी दिखाना एक बार। लिखिए इसमें यहाँ ग जो एक अन्य पक्षकार है, जो कि एक अन्य पक्षकार है, उनके द्वारा क पर आरोप लगाया गया कि संपत्ति खो जाने की लोक सूचना उस स्थान में दी गई थी। संपत्ति खो जाने की लोक सूचना उस स्थान पर दी गई थी जहां क निवास करते हैं। अभी क निवास करते हैं, ये फैक्ट थोड़ा सा अपन ने ऐड किया है क्योंकि उन्होंने कुछ दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना। जहां क निवास करते हैं आगे लिखिए here in this case नहीं, उसी में कंटिन्यू कीजिए। पैराग्राफ लंबे लिखने की आदत डालिए। here in this case the initial burden of proof is upon the C by the virtue of section 104 by the section 104
104 ऑफ बीए से 2023, ऑफ बीए से 2023, ऑफ बीए से 2023, यहाँ शुरुआती सबूत का भार, यहाँ शुरुआती सबूत का भार, यहाँ शुरुआती सबूत का भार ग पर होगा, ग पर होगा, जो कि इस अधिनियम के, जो कि इस अधिनियम के धारा 104 के अंतर्गत दिया गया है, धारा 104 के अंतर्गत दिया गया है, धारा 104 के अंतर्गत दिया गया है। This section manifests that, this section manifests that, this section manifests that, this section manifests that whoever desires, whoever desires, whoever desires any judgment, any judgment with respect to legal right or liability, legal right or liability, dependent on the existence of fact, dependent on the existence of fact, dependent on the existence of fact, he must prove, he must prove those facts existed, he must prove those facts, he must prove those facts existed। इस धारा के अंतर्गत, इस धारा के अंतर्गत, इस धारा के अंतर्गत ये बताया गया है कि, ये बताया गया है कि जो कोई भी व्यक्ति, जो कोई भी व्यक्ति न्यायालय से, न्यायालय से किसी विधिक अधिकार, न्यायालय से किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में, न्यायालय से किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय चाहता है, निर्णय चाहता है, निर्णय चाहता है, तो उन तथ्यों को, उन तथ्यों को साबित करने का भार, उन तथ्यों को साबित करने का भार, उन तथ्यों को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर ही होगा, उस व्यक्ति पर ही होगा, उस व्यक्ति पर ही होगा, उस व्यक्ति पर ही होगा। Adducing such fact, full stop, उसी में क्या लिखवाया था मैंने? बाद में लिखना, ठीक है ना? अभी लिखते चलो, आगे लिखते चलो, फ्लो बिगड़ जाएगा वरना। आगे लिखते चलो, मैं एक बार पूरा हो जाए फिर बताता हूँ आपको। आगे लिखिए। The facts adducing by C, the facts, उसी में लिखिए, पैराग्राफ चेंज मत कीजिए। The facts adducing by C has discharged, the facts adducing by C discharge the initial burden of proof, the facts adducing by C had discharged the initial burden of proof, initial burden of proof, initial burden of proof, ग द्वारा दिए गए तथ्यों से, दिए गए तथ्यों से शुरुआती सबूत का भार, शुरुआती सबूत का भार, शुरुआती सबूत के भार, शुरुआती सबूत के भार शुरुआती सबूत के भार शुरुआती सबूत के भार को निर्वाह किया जा चुका है, निर्वाह किया जा चुका है, को निर्वाह किया जा चुका है। Now the onus of proof, now the onus of proof, now the onus of proof, now the onus of proof is upon A, now the onus of proof is upon A। अब साबित करने का भार, अब साबित करने का भार क पर होगा, अब साबित करने का भार क पर होगा, अब साबित करने का भार क पर होगा, क पर होगा, क पर होगा। Here
Here, as per section 105 of this adheniyam, here as per section 105 of this adheniyam, here section 105 of this adheniyam talks about onus of proof, यहाँ इस अधिनियम के धारा 105 के अंतर्गत, यहाँ इस अधिनियम के धारा 105 के अंतर्गत साबित करने के भार को बताया गया है, जिसके अंतर्गत यदि जो व्यक्ति साबित करने के भार में असफल हो जाएगा, यदि उसकी ओर से साक्ष्य नहीं दिया जाता है तो, यदि उसकी ओर से साक्ष्य नहीं दिया जाता है तो here 105 तक हो गया था ना। here under section 105 manifest about onus of proof. It means that person who would fail if no evidence has been given by either of the side. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अब पैराग्राफ चेंज कीजिए और अब लिखिए उसमें आगे दिए गए तथ्यों से दिए गए तथ्यों से क ये जानता था कि सूचना कपटपूर्वक ग द्वारा दिए गए तथ्यों से क ये जानता था कि सूचना कपटपूर्वक ग द्वारा दी गई थी जिसने संपत्ति की हानि के बारे में सुन रखा था। ग द्वारा दी गई थी जिसने संपत्ति की हानि के बारे में सुन रखा था। By the given facts, A has pleaded that he knew that a notice was given fraudulently by C who had heard about the loss of property and he wished to set up a false claim to it. और ग द्वारा उस संपत्ति पर मिथ्या दावा करने का वो इच्छुक था। ग द्वारा उस संपत्ति पर वो मिथ्या दावा करने का इच्छुक था। आगे लिखिए
क द्वारा दिए गए इस तथ्य के पश्चात, क द्वारा इस तथ्य के दिए गए पश्चात, क द्वारा दिए गए इस तथ्य के पश्चात, क द्वारा दिए गए इस तथ्य के पश्चात साबित करने का भार, साबित करने का भार ग पर था, ग पर था, ग पर था, तथा वह उसे ना साबित करने में असफल रहा, तथा वह उसे ना साबित करने में असफल रहा, तथा वह उसे ना साबित करने की में असफल रहा। After that, the onus of proof, after that, onus of proof shifts upon, after that, the onus of proof shifts upon C. After that, onus of proof shifts upon C, and he has failed to, and he has failed to disprove such fact, and he has failed to disprove such fact, and he had failed to disprove such fact, he has failed to disprove such fact. It means, it means, it means, it means, it means the notice given by, it means the notice given by C, it means the notice given by C did not disprove, did not disprove, it means the notice given by C did not disprove A's good faith, did not disprove A's good faith, A's good faith, A's good faith. कहां तक लिखवाते हैं हिंदी में, मेरे को बताइए लास्ट लाइन। असफल रहा, इसका अर्थ यह है कि, इसका अर्थ यह है कि क द्वारा दी गई, ग द्वारा दी गई, इसका अर्थ यह है कि ग द्वारा दी गई सूचना, इसका अर्थ ये है कि ग द्वारा दी गई सूचना, ग द्वारा दी गई सूचना क के सद्भाव को ना साबित नहीं करती, 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 ना साबित नहीं करती। Therefore we, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अब लिख रहे हैं अपन डिसीजन। Therefore we come to the conclusion that, therefore we come to the conclusion that, therefore we come to the conclusion that, we come to the conclusion that that A has misappropriated the property, A has misappropriated the property in good faith, in good faith, misappropriate गलत शब्द है, मिस को काट दीजिएगा, that he has appropriated the property, he has appropriated the property, मिस को काट दीजिएगा आगे वाले को, he has appropriated the property in good faith, in good faith, believing that real honor could not be found, believing that the real honor could not be found, believing that the real honor could not be found। पैराग्राफ से करके लिखिए, हम ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि, हम ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि, हम यह निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि क द्वारा उस संपत्ति का विनियोग, क द्वारा उस संपत्ति का विनियोग, क द्वारा उस संपत्ति का विनियोग सद्भावपूर्वक किया गया था, सद्भावपूर्वक किया गया था, सद्भावपूर्वक किया गया था, क्योंकि उस संपत्ति का वास्तविक स्वामी नहीं मिल सकता था, क्योंकि उस संपत्ति का वास्तविक स्वामी नहीं मिल सकता, क्योंकि उस संपत्ति का वास्तविक स्वामी नहीं मिल सकता था, क्योंकि उस संपत्ति का वास्तविक स्वामी नहीं मिल सकता था, क्योंकि उस संपत्ति का वास्तविक स्वामी नहीं मिल सकता था। ठीक है सर, दिस इज योर आंसर इज नाउ हैज बीन कंप्लीटेड। आपका आंसर क्या हो गया सर, पूरा कंप्लीट हो गया है। एंड जब आप आंसर्स लिख रहे हैं तो पैराग्राफ तब चेंज कीजिए जब आप अपनी बात बदल रहे हैं, हर जगह पैराग्राफ नहीं बदला जाता है। ऑनर्स ऑफ प्रूफ और बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है मैं आपको अभी बता देता हूँ। एक शब्द मैंने लिखवाया है साबित करने का भार, और एक लिखा है सबूत का भार, एक लिखा है बर्डन ऑफ प्रूफ, एक लिखा है ऑनर्स ऑफ प्रूफ। जिसको इसका अंतर नहीं पता मुझे बताइए, आप लोगों को अंतर पता है दोनों में क्या अंतर होता है? देखिए ऐसा होता है कि अपना केस है, ठीक है, दो पार्टीज है अपने में, ए और सी। या मैं इसको थोड़ा सा ऐसा बना देता हूं,
दिस इज ए एंड दिस इज सी। प्रॉपर्टी ए के पास थी, सी बार बार बोल रहा था कि सर प्रॉपर्टी का इसने क्या किया है, मिस अप्रोप्रिएट किया है। सबूत का भार किसके ऊपर है? सी के ऊपर है। थोड़ा सा चेंज करता हूँ, सी के ऊपर है। सबूत का भार किसके ऊपर है? ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, ये सबूत का भार जो है, ये हमेशा फिक्स रहता है। ये हमेशा किसके उस पर रहेगा? सी पर रहेगा। लेकिन जैसे ही इनिशियली सी अपना बर्डन ऑफ प्रूफ डिस्चार्ज कर देगा, उन्मोचित कर देगा उसको कि भाई अपना उसने दायित्व को पूरा किया, ये शिफ्ट होके किधर जाएगा? ए के पास जाएगा। ए ने बोला कि इसने फ्रॉडुलेंटली तरीके से उस चीज को क्या किया है सर? फ्रॉडुलेंटली तरीके से उसको पता थी कोई संपत्ति गुम गई है। इसने अपना बर्डन ऑफ, इसने अपना ये जो चीज है इसको बोलते हैं हम लोग ओनस ऑफ प्रूफ। सेक्शन 105 साबित करने का भार। सबूत का भार तो किसके ऊपर रहेगा हमेशा? ये ओनस ऑफ प्रूफ अब चेंज होता रहेगा। अब सी पे आया वापस। अब सी या तो कोई और सबूत देता, भाई तेरी संपत्ति तो तेरे को टिकट देना चाहिए था या बिल देना चाहिए था, या फिर जहां से तूने वो परचेज की थी उसका मालिक आके बोलता कि सर हमसे खरीदी थी ये चीज। समझ में ही बात? ये फिर से चेंज होगा। तो ये लगातार बदलता रहता है। समझ में ही बात? एक पार्टी सबूत देती है फिर ये बदलता है। ये दिस इज ओनस ऑफ प्रूफ। अब आप देखेंगे कि जो डायग्राम है, इस डायग्राम में मैंने इसको इसके इक्विवेलेंट नहीं लिया है, क्योंकि सबूत का भार तो हमेशा किसके ऊपर रहेगा? क्योंकि सबूत का भार होता है कांस्टेंट। सबूत, हाँ, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो क्या होता है? नियत होता है, वो कांस्टेंट है। ये चीज जो है ये क्या है सर? लेकिन ओनस ऑफ प्रूफ जो होता है, साबित करने का भार होता है, ये लगातार बदलता रहता है। कहानी समझ में आई? मतलब दिस कॉन्स्टेंटली चेंज विद द टाइम। आप देखना ये जो मैंने पूरा लिखवाया है आपको, इसमें मैंने हर जगह बर्डन ऑफ प्रूफ आई यूज ओनली इन द बिगिनिंग। बर्डन ऑफ प्रूफ मैंने शुरुआत में यूज किया है, फिर बाद में मैंने ओनस ऑफ प्रूफ यूज किया है। तो उसका मतलब ये है कि इनिशियली जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो किसके ऊपर है? सी पर। तो जब आप आंसर्स को इस तरह से लिखते हैं जिससे रियल क्रक्स पता लगे कि हाँ आपको समझ है लो की, जो कि हमने लो पोर्शन में लिखा है। आप काउंट कीजिए कितने वर्ड्स का हो गया है आंसर, रफली बताइए मुझे कितने वर्ड्स का आंसर लिखवा दिया मैंने। आई थिंक 200 वर्ड का होगा ये लगभग। डेढ़ 200 वर्ड्स का आंसर है ये। और 150 शब्द का होगा आंसर ये आराम से। तो जनरली जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो सिर्फ विचार मन में आते रहते हैं। आप ये याद रखिए, जब आप चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे और जब उसको आंसर्स में ढालने लगेंगे, तब आप आंसर्स को बहुत सुंदर तरीके से आप लिख के लाएंगे। आज वो साक्ष्य देने की कॉपी चेक हो गई है, साक्ष्य देने की कॉपी चेक हो गई है। अभी लिस्ट लगा दूंगा बाहर, अभी मतलब दिन में लगा दूंगा अभी क्लास के बाद। भाई 4 ही बच्चों ने टेस्ट दिया था, तुम लोग तो टेस्ट देते नहीं हो। नहीं ऐसे होगा और क्या होगा, कुछ नहीं। ये तो आप बहानाबाजी बंद कीजिए, पहली बात है। नहीं ऐसा ही होगा पेपर। प्री की दिलाऊंगा, उसके आधे घंटे बाद मेंस दिलाऊंगा। आपका दिमाग एग्जॉस्ट करना है मुझे। देखिए सब कुछ बहुत आसान तो नहीं है ना जीवन में। हाँ, स्कूल के बच्चे हो गए जो आज प्री दे रहे हो, 2 दिन बाद मेंस लूंगा तुम्हारा। आंसर की आगे कितना है रहा प्री का स्कोर? ओरिजिनल कितना स्कोर है? ठीक है, कितना स्कोर है? ठीक है, और पढ़ाया हुआ उसी से आया और सारी चीजें अलग। पूछिएगा मुझसे क्लास के बाद, पूछिएगा। क्या अभी नहीं पूछिए, क्लास के बाद पूछिएगा। हम लोग इस लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कितना स्कोर रहा अपना?
ठीक है ठीक है। मीनू क्या स्कोर रहा, एक तक क्या स्कोर रहा, मुझे बताइए अपना। मल्टीपल बच्चों ने पेपर दिया है, अभी उसकी लिस्ट बना दूंगा मैं। ईमानदारी से स्कोर बता रहे हो ना? वो बार मंगवा लूंगा, बेईमानी करी तो। बेईमानी नहीं करना है। हाँ, क्योंकि लिस्ट लगेगी अभी ये। एक तो थोड़ी सी और मेहनत कीजिए। ठीक है, 60% स्कोर है, 70% स्कोर लाइए इसमें, और लोग 35 के प्लस चल रहा है 50 में से, तो ठीक है। इसमें से और मैं चाहता तो 100 सवाल बना देता, लेकिन मेंस भी तो होता है ना आपका उसी दिन। जिस दिन मेंस नहीं होगा ना, मतलब आप मान लीजिए जिस दिन 100 क्वेश्चंस में दूंगा, 100 सवाल दूंगा, तो उस दिन फिर मेंस नहीं लूंगा। 50 सवालों तक तो आप प्लीज मेंस भी दीजिए, प्री प्लस मेंस। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी इसको मैं इलस्ट्रेशंस दो दो एक्सप्लेनेशन से वो कर लेते हैं यार, है ना, ताकि कल से नया टॉपिक स्टार्ट करें। दो एक्सप्लेनेशन से सर इसके वो खत्म करते हैं, आगे चलेंगे फिर कल। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 देखिए, द effect as showing the existence of a relevant state of mind must show the fact that the state of mind exists not generally but in reference to the particular matter in question, not generally but the particular matter in question। जो एक्सप्लेनेशन एन है, इसका इलस्ट्रेशन कौन कौन सा है सर? सर एनओपी इसका इलस्ट्रेशन है। आपका जो एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है, इसके इलस्ट्रेशन कौन से हैं? एन, ओ और पी। अब ये क्यों बोल रहा है सर, ये कैसे कह रहा है सर कि देखिए, आप एक बार इलस्ट्रेशन में आइए प्लीज, एक बार इलस्ट्रेशन में आइए। जैसे आप इलस्ट्रेशन ओ देखिए, ओ देखिए, तो ये ओ में कह रहा है, ओ में सर क्या बोल रहा है कि भैया उसने पहले भी बी पर गोली चलाई है। लेकिन अगर आप ये बात कहते हो कि उसकी एक जनरल हैबिट है, वो अभ्यस्त है लोगों पर गोलियां चलाने का, तो उस चीज को आप मत लीजिए। और एक्सप्लेनेशन नंबर 1 भी ये कह रहा है, एक्सप्लेनेशन नंबर 1 पढ़िए अब। वो कह रहा है कि सर जब भी आप किसी एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड की बात करते हैं, तो वो चीज आप देखिए जो कि स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट करती है। जनरली जो बात है उसके बारे में नहीं, जो पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन है आप उसकी बात कीजिए, जो इस नाते सुसंगत है कि मन की सुसंगत दशा के अस्तित्व को दर्शित करता है, और उससे दर्शित होना ही चाहिए कि मन की दशा साधारणता नहीं, जनरली बात नहीं करनी है कि जनरली लोगों पे गोले चलाता है, अपितु प्रश्नगत विषय के बारे में अस्तित्व है। मतलब जो मैटर इन क्वेश्चन है, जो मैटर इन क्वेश्चन है उससे रिलेटेड होना चाहिए। बात समझ में आई? जो मैटर इन क्वेश्चन है उससे रिलेटेड होना चाहिए। इज दैट क्लियर? हर चीज से नहीं, मैटर इन इश्यू से रिलेटेड होगा तो ही वो चीज रिलेवेंट है। बात समझ में आई? अरे समझ में आई बात, कहानी ओ में मैटर इन इश्यू वो है कि भाई ए ने बी को मारा है। अपना फैक्ट इन इश्यू क्या है यहाँ पे? दैट ए हैज इंटेंशन टू किल बी। लोगों पर गोली मारी, देखिए जनरली बात नहीं करनी है आपको, यही बात एक्सप्लेनेशन बोल रहा है कि जब भी आप स्टेट ऑफ माइंड का एग्जिस्टेंस बता रहे हो तो जनरली मत बताओ। आप जो मैटर इन क्वेश्चन है, जो प्रश्नगत विषय है, उसके ऊपर बात करो। मैटर इन इश्यू क्या है? मैटर इश्यू ये कि ए ने बी को ऊपर गोली चलाई। यही बात है ना सर, हम जनरल बात क्यों करते हैं? हम तो स्पेसिफिक बात करें ना, जो जो चीज ऑन द कॉन्ट्रेरी हम उसकी बात करें। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 कवर, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में आइए, बट अपॉन वेयर अपॉन द ट्रायल ऑफ द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस, प्रीवियस कमीशन ऑफ बाय द अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस इज रिलेवेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, द प्रीवियस कन्विक्शन ऑफ सच पर्सन शैल आल्सो बी रिलेवेंट फैक्ट। मतलब ये बात करता है किसकी? प्रीवियस कन्विक्शन की बात करता है। अब याद करो, याद करो, क्रिमिनल में, क्रिमिनल केसेस में कैरेक्टर, जो व्यक्ति गुड कैरेक्टर जो था वो रिलेवेंट था, बताया मैंने आपको। लेकिन रिप्लाई में आप, और बैड कैरेक्टर रिलेवेंट था, लेकिन रिप्लाई में बैड कैरेक्टर क्या था? रिलेवेंट है। और बैड कैरेक्टर रिप्लाई में मतलब वो उसके प्रीवियस कन्विक्शन की बात कर रहा है, तो प्रीवियस कन्विक्शन की बात तो वहां कर रहा है सेक्शन 49 में कर रहा है, लेकिन रिलेवेंट कहां पे हो रहा है? सेक्शन 12 के एक्सप्लेनेशन 2 में। समझ में आई बात? प्रीवियस कन्विक्शन कहां रिलेवेंट बता रहा है? सेक्शन 12 के एक्सप्लेनेशन 2 में प्रीवियस कन्विक्शन रिलेवेंट है। पूर्व दो सिद्धि कहां पे सुसंगत बता रहा है? सेक्शन 12 के स्पष्टीकरण 2 के अंदर बता रहा है, क्योंकि सेक्शन 49 में आपको पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैंने इसी इलस्ट्रेशन, अरे इसी एक्सप्लेनेशन की वजह से मेरे को पीछे वाले पार्ट्स पढ़ाने पड़े आपको। मुझे पता था, वरना तुम कहते सर कैसे रिलेवेंट होता है प्रीवियस कन्विक्शन। प्रीवियस कन्विक्शन रिलेवेंट वहां पे भी होता है और प्रीवियस कन्विक्शन रिलेवेंट होगा, ये कहां लिखा हुआ है?
सेक्शन 12 में रिप्लाई में तो रिलेवेंट होगा ही, लेकिन प्रीवियस कन्विक्शन को स्पेसिफिकली रिलेवेंट बताया किसने? सेक्शन 12 के एक्सटेंशन 2 ने। अब आप कहोगे सर इसको यहां पे लाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि सर ये चीज क्या है सर? स्टेट ऑफ माइंड है। आदमी झूठ बोल रहा है ना, प्रीवियस कन्विक्शन नहीं है। मान लीजिए आज एक आदमी जो प्रीवियसली कन्विक्टेड है, उस आदमी को नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी, ठीक है ना, उसने फॉर्म में लिख दिया कि मेरे पर कोई पुलिस केस नहीं है, तो उसका स्टेट ऑफ माइंड है ना। बात समझ में आ रही है? उसमें पूछते ना वेदर यू हैव बीन एक्विटेड, वेदर यू हैव बीन कन्विक्टेड, वेदर यू हैव बीन डिस्चार्ज। आप आरटीआई का फॉर्म भरोगे, उसमें सारे ऑप्शंस होते हैं। तो उसका कहने का मतलब ये है कि आप अपने स्टेट ऑफ माइंड क्या चाहते हो कि इस चीज को आप कंसील कर लो, छुपा लो, क्योंकि आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है? उन्हीं फैक्ट्स के ऊपर है। तो प्रीवियस कन्विक्शन तुम्हारा है तो वो चीज कहां रिलेवेंट हो जाती है? यहाँ पे। डन। दोनों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कल से स्टार्ट करेंगे सेक्शन 13। वहां पे दो चीज अभी समझाओ, मेरे को पढ़ाने का मन है, मत जाओ। कुछ नहीं लिखना, उसमें जो है वो बहुत मोर देन सेल्फ सफिशिएंट लिखा हुआ। उसमें क्या लिखा हुआ? बैरेक्ट को नोट कर लीजिए बस, क्योंकि बैरेक्ट जो है, बैरेक्ट से ऊपर तो क्या ही लिखा हुआ है। और बैरेक्ट की लैंग्वेज टफ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे लैंग्वेज अगर टेक्निकल होती, समझ में नहीं आती, तो मैं लिखवा देता उस चीज को, लेकिन इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो मुझे नहीं लगता उसको लिखवाने की आवश्यकता है। और देखिए बैरेक्ट को लिखना स्टार्ट कीजिए। मैं क्यों कहता हूँ कि घर जाके बैरेक्ट के लिए जगह छोड़ दीजिए? मैं हमेशा क्यों बताता हूँ कि जब भी सेक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ प्लीज बैरेक्ट के लिए जगह छोड़ दीजिएगा, जो मैं लिखवाऊंगा वो लिखिए, क्योंकि नंबर बैरेक्ट से मिलेंगे, मेरे लिखवाने से नहीं मिलेंगे। अभी जो तुमको डिक्टेशन करवाई मैंने, उसमें पूरा बैरेक्ट ही लिखवाया मैंने, अपने मन से क्या लिखवाया है? कुछ कुछ शब्द ऐड किए बस। सर ये कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना पर इलस्ट्रेशन ए बी को, एक देख लें एक बार कौन से इलस्ट्रेशंस को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ये कह रहे हैं मैडम कि जो एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है ए और बी को, क्योंकि ए और बी में जनरल बात कर रहे हैं, ये ऐसे कह रही हैं मैडम। देखें, देखो आप भी देखो, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट थोड़ी कर रहा है भैया। एक फेमस बाइक चोर है, कौन है? एक फेमस बाइक चोर। पुलिस ने उसके छापा मारा, उसके पास एक बाइक मिली। क्या मिली? एक बाइक मिली। उसने कहा कि ये तो सर बोनाफाइडी परचेजर हूं मैं। पुलिस को कहीं से सूचना मिली कि सर इसका एक और गोदाम है, इसका एक खेत है, उसको एक कवर्ड करके रखता है पूरा, किसी को एंट्री नहीं है वहां पे। पुलिस ने वहां पे छापा मारा, वहां पे और 50 बाइक मिली। अब मैडम का सवाल ये है कि यहाँ तो जनरल बात करी ना इन्होंने, यहाँ भी तो जनरल बात हो गई ना सर, बाकी बाइक्स भी तो मिली है। आप मेटरन क्वेश्चन की बात करो ना बस, बाकी की क्यों क्यों बात कर रहे हैं? समझ में आया मैडम का क्या सवाल है? कि ए और बी अलग है एनओपी से, मैडम का सवाल ये है। तो अब बताता हूँ इसकी बात क्या होती है। देखिए, देयर इज ए स्पेसिफिक प्रोविजन रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी आईपीसी में। अब बीएनएस के अंदर जो भी रिलेवेंट प्रोविजन होगा उसका स्पेसिफिक प्रोविजन है रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी। वहां पे अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी प्राप्त करते हो तो वो सारी चीजें ऑफेंसेस बनती है। आप बताओ, लोगों के ऊपर गोलियां चलाई है, अगर पुलिस कंप्लेन नहीं दर्ज हुई है तो आप कैसे रिलेवेंट मानेंगे उन चीजों को? बात समझ में आ रही है? चीजें रिलेवेंट भी तब होती है ना जब सर केस हो। अब प्रॉपर्टीज इसके पास से 50 बाइक मिली है उस बाइक चोर के पास से, तो डेफिनेटली बात है 50 बाइक का रिकॉर्ड तो पुलिस में होगा ही ना। बात समझ में आ रही है? वो जनरल बात नहीं है। प्रॉपर्टी एक अलग चीज होती है, प्रॉपर्टी के ऑफेंसेस हैं वो बहुत स्पेसिफिक ऑफेंस होते हैं। बॉडी के ऑफेंसेस अलग कैटेगरी होती है बॉडी के ऑफेंसेस की। उनका बात सही है कि एक जनरल एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है उससे कॉन्ट्राडिक्शन में है इलस्ट्रेशन 1, 1 और 2। हाँ है कॉन्ट्राडिक्शन में, ये बात तो मैं भी बोलता हूँ। क्योंकि देखिए चोरी की संपत्ति जो होती है उसमें ऐसा थोड़ी होता है कि उसके पास से 50 संपत्ति और मिली है। अब आप बताओ मुझे, पुलिस ने रेकी करी आपके घर पे 50 बाइक और खड़ी मिली है, वो भी सारी चोरी की है, तो पुलिस के छोड़ देगी क्या उनको? कॉमन सेंस की बात बताओ, पुलिस छोड़ देगी क्या उनको? रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी जब एक स्पेसिफिक ऑफेंस बना रखा है तो उसमें डालेगी आपको अंदर, डालेगी ना, और प्रॉपर्टी करेगी रिकवर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर उस चीज के लिए स्पेसिफिक ऑफेंस बनाया हुआ है तो फिर वो मैटर इन क्वेश्चन हो या नहीं हो, बट इट इज रिलेवेंट। 411 दिखाता हूं मैं आपको। क्या बोल रहे हैं? अजीब सा मौसम है, एसी बंद करते गर्मी लगती है, चलाते ठंड लगती है।
देखिए, whoever dishonestly receives, retains any stolen property, लिखा हुआ है स्पेसिफिक ऑफेंस में, तो जूम कर देता हूं। Whoever receives or retains any stolen property, knowing or having reason to believe the same to be stolen property, shall be punished with the imprisonment of either description. बात समझ में आ रही है? ये बात समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, रिटेन्स एनी स्टोलन प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि स्टोलन प्रॉपर्टी सिर्फ उसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग होनी चाहिए। हैविंग, नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव द सेम टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी शैल बी पनिश्ड विद। अब स्पेसिफिकली अगर ऑफेंस बना दिया है उस चीज को, तो भैया फिर तो उसको आप ये लोगे ही ना। ये कितना इलॉजिकल हो जाएगा कि भैया एक ऐसा, ये तो फिर वैसा हो गया कि ब्रोदल में एक लड़की की मिसिंग होने की कंप्लेंट थी, पुलिस को सूचना मिली कि वो लड़की उस ब्रोदल हाउस में है। पुलिस गई वहां पे सिर्फ वहां पे एक लड़की नहीं थी, वहां 50 और थी लड़कियां। लेकिन पुलिस ने बोला कि हमें तो सिर्फ इसी लड़की से मतलब है, हमें और से मतलब ही नहीं है। आप बताओ फिर कैसे काम चलेगा? लेकिन इलिस्ट्रेशन एनओपी एक्सेप्शन हो सकते हैं। एनओपी देखिए, एक्सप्लेनेशन जो है वो एनओपी के रिगार्डिंग है, बाकी प्रोविजंस के रिगार्डिंग नहीं है। बात समझ में आई? स्पेसिफिक अगर ऑफेंस बनाया हुआ है उस चीज का, तो भैया है ऑफेंस। लेकिन अगर लोगों को हैबिचुअली गोलियां मारता है, अभी मैं बोलूं, मान लीजिए किसी के ऊपर केस चल रहा है कि सर ये सबको पब्लिक में अब्यूज करता है, सर इसकी आदत है सबको अब्यूज करने की। सबकी बात मत कर, तू अभी इसकी बात कर। सबकी बात होती तो सब लोगों ने केस किया होता ना इसके ऊपर। ऐसा बोल सकते हैं ना कि सर ये सबको, ऐसा इसने आए दिन लोगों को उड़ाया गाड़ी से। अरे भैया आए दिन उड़ाया होगा तो वो लोग केस कर देंगे, तो अब इसकी बात करना। ये वाला सीन है। लेकिन ये बहुत सीरियस क्राइम्स है ना, प्रॉपर्टी वाला हो गया, गर्ल्स ट्रैफिकिंग हो गया, तो यार सीरियस ऑफेंसेस हैं। समझ में आई? तो हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? क्लासिफिकेशन। आर्टिकल 14 पढ़ा है आप लोगों ने मुझसे कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां मैंने आर्टिकल 14 में बताया था कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन होता है लॉस का। हर लॉ सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। ये सेम वाली बात हो गई कि देयर मस्ट बी रीजनेबल क्लासिफिकेशन। युक्त वर्गीकरण की बात करी थी मैंने वहां पे, कि हर लॉ को रीजनेबल क्लासिफिकेशन के साथ बनाया जाता है। नहीं, इसे इंटरकनेक्ट मत करो, फिर तुम फंस जाओगे। कैरेक्टर को क्यों बीच में ला रहे हो? कैरेक्टर तो वैसे भी गुड कैरेक्टर रिलेवेंट है, बैड कैरेक्टर तो इरेलेवेंट ही है। कैरेक्टर में मत जाइए। ये जो समझ में आया कि व्हाई इट इज इन कॉन्ट्राडिक्शन, लेकिन उसको इलिस्ट्रेशन को ए और बी क्यों बनाया, जनरल स्पेसिफिक बात क्यों की है? क्योंकि दे आर मेकिंग दिस ए सेपरेट ऑफेंस। क्योंकि फिर तो लॉ का पर्पस ही डिफीट हो गया ना। लॉ का पर्पस क्या हो जाता है फिर? डिफीट। समझ में आई बात? और एक और बात समझना, कुछ एक्ट ऐसे होते हैं जो सोसाइटी को इम्पैक्ट करते हैं। अब सोसाइटी को इम्पैक्ट क्या करता है? सोसाइटी को क्या इम्पैक्ट करता है? कुत्तों का काटना। सोसाइटी को इम्पैक्ट, लार्जली इम्पैक्ट क्या करता है? नहीं। जो ऑफेंसेस सीरियस नेचर के हैं, प्रॉपर्टी वाले मैटर्स हो गए, जैसे प्रॉपर्टी के केस कोई ऑफेंस हो रहा है, जैसे मान लीजिए नीचे का आपकी बाइक खड़ी, उठा के कोई ले गया चोर, फिर टचवुड, फिर क्या करेंगे? तो दिस इज दीज आर द स्पेसिफिक ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी काम करते हैं। आप सोचिए, ब्रोदल हाउस में कोई लड़की है, ट्रैफिक किया हुआ है किसी लड़की को। अब पुलिस, अब तुम जाओगे बीइंग इंस्पेक्टर, आप सिर्फ उसी लड़की को उठा के लाओगे क्या? आप बताओ मुझे। वरना ऐसे तो हर आदमी डिफेंस ले लेगा। सिर्फ ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये सिर्फ एनओपी की बात करते हैं, और चीजों को इन्वॉल्व मत कीजिएगा इसमें। वो एनओपी की 3 परिस्थिति है, वो एक्सेप्शन है, और एग्जाम में भी एनओपी आएगा, क्योंकि वहां तो डिलीवरी की बात हो रही है। सर ये समझाइएगा भी नहीं। बी क्या, अच्छा ए क्या है? मैडम कह रही हैं, ये समझाइए। A is accused of receiving stolen goods, knowing them to stolen. It has to prove the position of the person. The fact that at the same time he was देखिए, the fact that at the same time he was in possession of many other stolen articles are relevant, tending to show that he knew each and all the articles which he knew through possession. अब आप पढ़िए 411 के साथ एलिमेंट्स देखिएगा, क्या लिखा हुआ है? देखिए कितने सिमिलर एलिमेंट्स मैं आपको दिखा देता हूं। नोइंग,
आप देखिए, मैं एलिमेंट्स की बात कीजिए, हैविंग रीजन टू बिलीव टू सेम हैव बीन स्टोलन प्रॉपर्टी। भाई एक सुनार है, सुनार के पास में बहुत सारी ज्वेलरी है। अब सुनार को तो पता है ना ये प्रॉपर्टी, ये जो लोग आते हैं मेरे पास बेचने के लिए सोना, ये कौन है? सबके सब ऐसे ही हैं, कहीं से चुरा के लाए हैं। अरे 70,000 रुपये तोला है सोना, सुना थोड़ी 70,000 रुपये देगा उनको, 10-15,000 रुपये देके भेजेगा, इतना ही होगा और क्या। रिस्क किसका है? सुनार का है ना। तो सुनार क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी को, जैसे सोना आया हैंड टू हैंड, उसको क्या करेगा, पिघलाएगा, पिघला के उसको दूसरी चेन में बना देगा। रिस्क है ना, क्योंकि वो तो जैसे प्रॉपर्टी आई विद इन 15 मिनट में गर्म करके भट्टी में लगा के पिघला दिया सोना। क्या बचा? क्या सबूत मिला फिर तुम्हें, बताओ मुझे। लेकिन जब उसको नॉलेज है, अच्छा बी नहीं आया, बी देखिए, ए इज अक्यूज्ड ऑफ fraudulently delivering to another person a counterfeit currency which at the time of he delivered he knew to be counterfeit. The fact that at the time of the delivery A was purchased a number of their pieces of counterfeit currency is relevant. एक बार इसका ना, एक बार आईपीसी में काउंटरफिटिंग वाले जो प्रोविजन है तेजस्वी, वो पढ़िए जाके, ये काउंटरफिटिंग वाले प्रॉपर्टी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक सेक्शन है आईपीसी में, सेक्शन 75, ये बात करता है एनहांस पनिशमेंट की। अब इसका नंबर चेंज हो गया होगा बीएनएस के अंदर, लेकिन मेरे को अभी तक पुराने, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें याद कैसे होंगे कि पुराने सेक्शन नए सेक्शन में क्या नंबर है। जैसा मुझे भारतीय साक्ष्य अधिनियम धीरे धीरे याद होने लगा आप लोगों के साथ, क्योंकि हम इतना रिपीट करते हैं क्लास में। इसमें एनहांस पनिशमेंट दिया हुआ है, और ये क्या बोलता है एनहांस पनिशमेंट? ये बोलता है कि अगर कहीं पे भी 3 साल से ऊपर की सजा का प्रोविजन है, कहीं पे भी 3 साल से ऊपर की सजा का प्रोविजन है, किस किस चैप्टर में? चैप्टर 12 में और चैप्टर 12 जो डील करता है वो करता है किससे? काउंटरफीटिंग ऑफ करेंसीज से। चैप्टर 17 डील करता है ऑफेंस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। दोनों सर बहुत सीरियस नेचर के ऑफेंस है, याद रखना। अगर किसी भी आदमी को इन दोनों चैप्टर्स के अंदर 3 साल तक की कोई सजा हुई है, 3 साल तक के पनिशेबल से कोई सजा हुई है, तो अगर उन्होंने दोबारा कोई ऑफेंस किया तो फिर सीधी सजा कितनी हो जाएगी? 10 साल और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। बात समझिए। ये काउंटरफिटिंग करेंसी के जो नोट्स होते हैं ना, अब मान लीजिए मेरे पास एक गलती से मैंने एक नीचे नोट दिया था, पुलिस को फोन कर दिया कि सर ऊपर एक सर रहते हैं पढ़ाते हैं, उनके पास से मुझे नोट मिला है। पुलिस आई मेरे पास, पुलिस सीधा आके क्या ऑफिस में जाएगी, छापे मारेगी, सट 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 सट, और उनको मेरे पास में 2-3 लाख रुपए के काउंटरफिट करेंसी पूरा बक्सा भरा हुआ है। आप बताइए, पुलिस ये थोड़ी कि ये बोल सकता हूँ मैं पुलिस को कि नहीं नहीं सर, एक नोट है, जो मैटर में इशू है, जिसने शिकायत करी जिस नोट की, उसी की बात करो, इन सब की बात मत करो। ऐसा होगा क्या? क्योंकि सर ये बहुत सीरियस ऑफेंस है। चैप्टर 12 और चैप्टर 17 ये काउंटरफिट करेंसी की बात करता है और ये प्रॉपर्टी की बात करता है। इलिस्ट्रेशंस दोनों को बनाया है। आप देखिए, जिसने भी एविडेंस एक्ट बनाया है, साक्ष्य अधिनियम, बहुत खूबसूरती के साथ इसको बनाया है, क्योंकि दोनों जो प्रोविजंस हैं, करेंसी वाला ऑफेंस हो या प्रॉपर्टी वाला ऑफेंस हो, ये दोनों ऑफेंस बहुत सीरियस नेचर के हैं। ये सीरियस नेचर के नहीं होते तो इनकी सब्सिक्वेंट पनिशमेंट इतनी ज्यादा नहीं होती ना। चोरी में 10 साल एलआई दे रहे हो, आप सोचो, चोरी में क्या दे रहे हो, सीधी दूसरी बार अगर पनिशमेंट किया आपको तो सीधा 10 साल एलआई में जाते हो, लाइफ इंप्रिजनमेंट में निकल जाते हो। और ये दोनों इलिस्ट्रेशन जो हैं, ए और बी, इनके पीछे का पर्पस भी यही है। और ये एक्सेप्शन, अगर आप कहो एक्सप्लेनेशन 1 का एक्सेप्शन है, हाँ हो सकते हैं, क्योंकि दीज आर द वेरी सीरियस ऑफेंस टू द सोसाइटी। अरे एक आदमी सुनिएगा, एक आदमी ने अटेम्प्ट टू मर्डर में गया, 4 साल रह के आया जेल में, फिर से अटेम्प्ट टू मर्डर किया, फिर से उसको 4 साल की जेल मिलेगी, पनिशमेंट बढ़ के नहीं मिलेगी उसे कि तूने दोबारा क्यों किसी का अटेम्प्ट टू मर्डर किया। लेकिन यहाँ पे जैसे एक आदमी किडनैप करता है, 3-4 साल जेल में रह के आया, फिर वापस से किडनैप करता है, फिर से 3-4 साल जेल में रह के आया, उसको एनहांस पनिशमेंट का प्रोविजन नहीं है, उसको वृद्धि दंड नहीं मिलेगा। लेकिन वृद्धि दंड किसको मिलेगा, एनहांस पनिशमेंट किसको मिलेगा? जो कि करेंसी वाले ऑफेंस करता है, जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंस करता है। समझ में आई बात? थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती, डीएमपी, सीबीटी, चीटिंग, मिसचीफ, फोर्जरी, ये सारे ऑफेंस जो करता है ना, उसको दूसरी बार अगर आपने किया कोई ऑफेंस तो सीधा 10 साल एलआई में जाते हो। समझ में आई है? ये जो दोनों इलिस्ट्रेशन दिए हुए हैं, एक प्रॉपर्टी का दे दिया इन्होंने इलिस्ट्रेशन, और एक इलिस्ट्रेशन कौन सा दे दिया इन्होंने,
एक इन्होंने करेंसी का दे दिया, चैप्टर 12 का, क्योंकि ये जो दोनों ऑफेंसेस हैं दीज आर वेरी ग्रेव इन नेचर। इसमें फर्क नहीं पड़ता कि भाई कि तुमसे रिलेटेड है या नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ए और बी आर द एक्सेप्शंस टू एक्सप्लेनेशन नंबर 1। एक एक्सप्लेनेशन क्या, एक्सेप्शंस टू द एक्सप्लेनेशन नंबर 1। भाई अपवाद एक तरह से देखा जाता है स्पष्टीकरण एक का, वी कैन से दैट, वी कैन से सो। क्योंकि ये जनरल की बात नहीं कर, मतलब ये जनरल की बात कर रहे हैं, बाकी स्पेसिफिक ऑफेंस की बात नहीं, मैटर इन क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम इट जो भी बातें हैं उसको भी ये लोग लेके आ रहे हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू तेजस्वी फॉर टू ड्रॉ माय अटेंशन टू दिस वंडरफुल थिंग। आज एनहांस मिला मेरे अंदर ये चीज कि हाँ भाई ये भी एक बात है। चलिए, थैंक यू एवरीवन।